हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसी चल रही है बच्चों तैयारी टेस्ट की? इस बार तो आसान सा ही चैप्टर है। हाँ, फिर टेस्ट भी इजी होगा ना। मैं फोर्टनाइट नहीं, मैंने खेली नहीं कभी। अच्छा, वो तुमने यहाँ देखी होगी। इधर है लैपटॉप इसमें, मेरे आईपैड में, जो मेरे बेटे ने डलवाई थी एक बार। हाँ बच्चों, तो ये कर लिया पार्ट। इसमें बताओ बच्चों डाउट्स। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बेसिकली? आपको ये कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर 20 एंड 30। ठीक है, मतलब आपको बताया नहीं कि ये किस टाइप का लेंस है। तो मतलब आपको R1 को +-20 एंड R2 को +-30, ये लेके जो भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी सबके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे दोनों पॉजिटिव, फिर R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, फिर उल्टा, बट नॉट प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि अ, वो तो रेडियस तो है ही ना कुछ, प्लेनो में तो इन्फानाइट हो जाएगा। आगे बचो। और कोई क्वेश्चन? सिक्स्थ का बी? बी मतलब आप सेकंड पार्ट कह रहे हो? इसके आंसर में क्या है? अच्छा, क्या आंसर आता है इसका बच्चों सिक्स के बी का? वो कोई मिसप्रिंट होगा।
हाँ 6 के बी में तो इन्फिनिटी आ जाएगा ये सीधा सीधा ही, क्योंकि वो सराउंडिंग और लेंस का सेम ही हो गया। हाँ? ये ठीक कर लेना बच्चों, 6 का बी इसका आंसर इन्फिनिट आएगा, वो कुछ मिसप्रिंट होगा इन्फिनिटी की जगह। और कोई 8th भी करना है ना, 8th 9th पावर, वैसे तो आपको पता है 10th क्लास से बस 1 बाय फोकल लेंथ करना होता है, बट अदरवाइज इट्स फाइन। एक्सरसाइज 1 बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि है ना, जिस भी फॉर्मूला में n आया वहां पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कलर से के साथ कैसे वेरी करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखो कि जो 1/f का फॉर्मूला था उसके अंदर जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो न्यूमरेटर में आ रहा था, है ना, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंडेंट होता है, एक तरह से 1/λ²। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि फोकल लेंथ जो है वो एक तरह से लैम्डा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा मतलब उसकी फोकल लेंथ ज्यादा। ये क्लियर हो गया बच्चों? आगे डन बच्चों? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ आपको गिवन है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बस वो बना लो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, उसको 1/r के इक्वल पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, यस 10th क्वेश्चन देखना एक बार। हो तो गया, इसमें जनरल डाउट ये है कि जब हमें दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन लेंस ऑफ द सर्फेसेस इज डबल दैट ऑफ द अदर, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है उसका मतलब छोटा होगा ना, वो वाला वो अंदर की साइड को होगा ना, बल्जिंग साइड को नहीं होगा ना।
मतलब किधर को होगा? मतलब जैसे आप एक बार डबल कन्वेक्स लेंस बनाना, तो इसमें कौन सा वाला छोटा होगा ये हम बता सकते हैं, ऑब्जर्वर की साइड वाला है कौन सा वाला? तो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने बच्चों इतने क्वेश्चंस किए होंगे, आपको आइडिया लगा होगा कि आप चाहे लाइट को ऐसे मानो चाहे इधर से मानो, फोकल लेंथ की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर कि आपने किसको किस साइड पे माना। और ये इसलिए क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है लेंस की। और वो मतलब हम जब साइन, जिस तरह से हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं उससे अपने आप ही आ जाता है। हाँ, आप कह सकते हो कि यस दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लेंस। इसलिए ठीक, थैंक यू। बच्चों ये देखा आप सबने कि ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किस तरफ मतलब कि आप लाइट को लेफ्ट से राइट मान रहे हो या राइट से लेफ्ट मान रहे हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, वो तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको एक साइड मान लेते हैं जरूर, बट इट विल नॉट चेंज द आंसर। सर, यस। और जो आपने ये बार कनकेव कन्वेक्स लेंस बनाया ऊपर इसी में, हम्म इसमें बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा? ये बता सकते हैं हम। बच्चों बताओ, जैसे ये कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में आ, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेफ्ट और राइट फेसेस में से? तो लेफ्ट वाले का ज्यादा होगा। अगर आप दोनों के स्फीयर्स कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ना, तो लेफ्ट वाले के करस्पॉन्डिंग बड़ा स्फीयर बनेगा, राइट वाले के करस्पॉन्डिंग छोटा स्फीयर बनेगा। तो राइट साइड वाले का छोटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट वाले का बड़ा होगा। ये देख के ना थोड़ा सा मतलब सोच के तो आ जाता है पहली बार, लेकिन गलत होता है अगर इसको सोचने की कोशिश करो तो। ये कैसे मतलब हम एग्जैक्टली बोल पा रहे हैं कंप्लीट करने के अलावा? पहले हमेशा ये इसी लगता है कि जो ज्यादा बल्ज्ड है उसी का ज्यादा होगा। नहीं, वही समझना है। बल्ज ज्यादा मतलब रेडियस कम होता है। जितना बल्ज ज्यादा है किसी सरफेस का, उतना वो छोटे स्फीयर का पार्ट होएगी ना, तो उतना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हुआ। राइट, जितना आप ठीक। बल्ज कम कर दो, लाइन बना दो, लाइन का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। हाँ जी। तो उससे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है सर। ओके, तो बच्चों सबको लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया? ऑलराइट। बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला से हम एक दो केसेस और बता सकते हैं कि जैसे बच्चों मान लो ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। सो व्हेन आई से इक्वी कॉन्वेक्स, दैट मीन्स कि दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर्स इक्वल है। एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे बच्चों अभी थोड़ी देर में।
ठीक है, तो बच्चों मान लो इसकी फोकल लेंथ एफ है, हमने इसको दो तरीके से कट किया, एक बार ऐसे बीच में से, ठीक है, दिस इज मेथड 1, और एक बार ऐसे। दोनों केसेस में ही हमारे पास दो हाफ्स आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इकट्ठे कर दिया, चार लेंस नहीं बनाए, दो ही लेंस बनाए हैं। एक बार मेथड 1 से कट किया है, एक बार मेथड 2 से कट किया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस केस में फोकल लेंथ क्या होगी। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट व्हेन लेंस इज कट बाय पहले मेथड 1 बाद में मेथड 2। जल्दी मत करो, आसान क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि गलती करना है, ध्यान से सोच के बताओ। ठीक है, बस कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्ट बताना है बच्चों कि एफ है तो एफ से क्या हुआ, डबल हुई, ट्रिपल हुई, हाफ हुई, नो चेंज। तो बच्चों काट के जो पीस बन रहा है आप उस पे लेंस मेकर लगाओ।
तेजस्विनी ठीक है। मुस्कान, कशिश, सिली मिस्टेक, दोबारा करो ध्यान से। ठीक है मुस्कान। अमृत सिंह, आप बताओ क्या आंसर आया बेटा आपका? दीप ज्योत ठीक है। हरसीरत आप बताओ, जो भी आंसर आया लिखो चैट में। तो बच्चों इस केस में हमें ये पता चल गया कि दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आर है। तो जब हम पहले लिखेंगे वो क्या बन गया, 1/f इज इक्वल टू nl बाय ns माइनस 1/r माइनस माइनस 1/r, राइट। तो ये बन गया nl बाय ns माइनस 1 इंटू 2/r। अब मान लो हमने मेथड 1 से कट किया, अब हम क्या लिखेंगे, 1/f डैश, भाई nl ns तो सेम ही रहेगा। ये क्या बन गया, 1/r माइनस 1/infinity। ये क्या आ गया, nl बाय ns माइनस 1 इंटू 1। बच्चों हम इस स्टेप पे पहुंच के भी गलती कर देते हैं, हमें एकदम लगता है हाफ रह गया। हाफ क्या रहा, 1/f डैश, है ना, हमें तो f डैश बताना है। और अगर हम मेथड 2 से बात करें तो ये बनेगा, इसमें क्या होगा, इसमें तो सब कुछ ही सेम है। तो इससे क्या समझ आया हमें, f डैश हो गया 2f। ये थोड़ा इंट्यूटिवली भी जाता नहीं माइंड में, ऐसा लगता है कि काट रहे हैं हम तो, छोटा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं लेंस, तो माइंड में एकदम आता है फोकल लेंथ भी हाफ कर दो, तो नहीं है ना, फोकल लेंथ डबल हो जाती है। और सेकंड केस में जब बीच में से काटा था हॉरिजॉन्टली,
तो फोकल लेंथ सेम रहती है। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब ये जो लेंस बना है हमारा, जो आधा लेंस है थर्ड वाला, और जो सबसे पहला लेंस है, इनकी फोकल लेंथ तो सेम है, तो इनकी इमेज फॉर्मेशन में क्या फर्क आएगा? तो ये लेंस आप देख सकते हो कि इसकी हाइट छोटी रह गई, राइट? तो जो नंबर ऑफ रेज हैं जो इमेज फॉर्म कर रही हैं वो कम रह गई, तो इमेज बनेगी तो वहीं पे, बट जो इमेज होएगी वो कंपैरेटिवली फेंट होएगी ओरिजिनल लेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों, जैसे हमने देखा कि दो टाइप की सिचुएशंस हैं कि फोकल लेंथ या तो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव का वैसे जनरल मीनिंग क्या हुआ कि वो एक तरीके से कन्वर्जिंग लेंस है, राइट? कि वो उसके थ्रू जो रेज जा रही हैं उन सबको अपने से आगे कन्वर्ज कर रहा है, और जहां कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो लेंस से इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो इसलिए ये फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव कहेंगे। सिमिलरली जब फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी तो उसको हम कहेंगे एज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि
इस केस में क्या होगा? जो रेज हैं वो इस तरीके से फैल जाएंगी। तो उनका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो लेंस के पीछे आएगा। तो लेंस से जब हम फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। बच्चों ये बताओ कि ऑल्दो मैंने ऊपर कॉन्वेक्स लेंस बनाया, नीचे कनकेव लेंस बनाया, क्या हम ये कह सकते हैं, हम मतलब इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं कि भाई कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा और कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होगा? नहीं, तो ये बाहर वाले मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, राइट? अभी हमने मतलब ये सीखा था ना कि लेंस की फोकल लेंथ उसके खुद के रेडियस एज वेल एज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग्स का उस पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आप ऊपर वाले लेंस को एक सराउंडिंग डेंस मीडियम के अंदर रख दोगे तो ये लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। राइट, वही बात नीचे वाले के लिए कि ये लेंस कन्वर्जिंग बिहेव कर सकता है। राइट, तो सारा कुछ जो है वो मतलब सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करता है। ये बच्चों होता सारा कुछ पैराक्सियल रेस के लिए ही है। मतलब ये जो हम दिखा रहे हैं कि रेस कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई एक है, ये होता पैराक्सियल रेस के लिए। एक्सक्यूज मी सर, यस, मतलब ऐसे तो अगर मतलब पैरेक्सियल का मतलब ये नहीं होता हम बोलते हैं कि वो छोटा सा एंगल बना रही हो, तो फिर ये नहीं ना उससे समझ आ रहा मेरे को कि वो फोकस सारी जितनी भी है वो फोकस पे ही क्यों आके मीट कर रहे हैं। वो मतलब अगर आप उसका निकालोगे मैथमेटिकली उससे ये निकल के आ जाता है। जैसे बेसिकली जो हमने ऊपर रिजल्ट बनाया है
जैसे मान लो ये वाला रिजल्ट है ना, हाँ जी। इसमें अगर हम u को इन्फिनिटी डाल दें तो v जो है वो हाँ जी। f आ गया ना। हाँ जी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जितनी रेज इन्फिनिटी से आ रही थी तो जो वो रेज सारी वो इन्फिनिटी से आती हैं सर, तो आप बोलो पहले, मैं बताऊं। कि वो फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज करेंगी। हाँ जी। तो जो रेज इन्फिनिटी से आ रही है, ये तो हम मान सकते हैं कि वो मतलब बहुत दूर से आ रही है तो वो पैरेलल होंगी, हम्म बट ये जरूरी थोड़ी है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो। कैसे? मतलब हमने तो वो केस हाँ लिया ना पैरेलल जब ना हो, हाँ ठीक है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैराक्सियल पैरेलल तो ना हो। होंगी ना। हाँ जी। पैराक्सियल तो होंगी ना, मतलब जो एंगल बन भी रहा होगा वो छोटा ही बन रहा होगा। अगर वो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तभी वो फोकस पे मिलेंगी। हाँ अगर वो इन्फिनिटी से आ रही है। ये कैसे होगा मतलब? मतलब ये अप्रोक्सीमेट वो है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, सोच के भी अजीब लगेगा ये, है ना। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है फिर तो फोकस पे नहीं मिलनी चाहिए थी। नहीं मतलब ये चीज आप इमेजिन तो नहीं कर पाओगे, ये तो कैलकुलेट करके ही आएगा ना। हम कौन सा कोई किसी सरफेस पे एग्जैक्टली स्नेल्स लॉ लगा पा रहे ठीक। हैं। ये तो मतलब हमारे सामने है, मतलब ये कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है, तो हमारे सामने है कि f ग्रेटर देन 0 है, तो क्या मतलब हुआ कि रेज राइट पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग बोल रहे हैं। f लेस देन 0 है तो हमें दिख रहा है कि रेज फैल रही हैं। फोकस की डेफिनेशन क्या है? फोकस की डेफिनेशन तो ये है कि जो लेंथ से रेज निकल रही हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ मतलब सेकंड केस में वो कर तो डाइवर्ज रही हैं। आदित्य अपना क्वेश्चन दोबारा पूछो। मतलब फोकस तो पैरेलल रेस के लिए डिफाइंड है ना, जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। हाँ जी। मैंने तो फिर वही पूछा था ना कि अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो रेज तो पैरेलल तो आएंगी आपस में, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, फिर वो फोकस पे क्यों हाँ मीट करेंगी। हाँ वो नहीं करेंगी फोकस पे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल हैं वो मीट करेंगी फोकस पे। इसमें ना आप एक बार मतलब ये पढ़ा दो सारा, बट एक बार के लिए मिरर वाला पढ़ा देना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, अब हमें यहाँ कंफ्यूजन हो रही है। वो वो मैं पूरा ना क्लियर करके। कर देता हूँ क्या कंफ्यूजन है। कि बेसिकली क्या होता है, अगर हम जैसे ये जो पैरेलल रेज हैं, ठीक है, अ, अगर हम इन सारी रेज पे एग्जैक्टली स्नेल्स लॉ लगाएं दो सरफेसेस पे, ठीक है, और उससे निकालें कि ये रेस कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब कि ये रेस कहाँ पे मीट करेंगी, जी। प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट करेंगी, हाँ जी। ठीक है, तो वो सारी की सारी रेस के लिए जो वो डिस्टेंस आएगा वो अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के इक्वल आ जाएगा। मिरर में भी यही होता है। हाँ जी। मतलब बेसिकली जब हम डिस्टेंस निकालेंगे वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि, ये मैं तो बस वैसे बता रहा हूँ, मैं ये कुछ याद नहीं रखना, कि वो आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा कि जो हमने फोकल लेंथ लिखी है दैट अपॉन cos थीटा, where theta is angle of incidence।
जी तो अब वो क्योंकि पैराक्सियल रेज है तो थीटा छोटा है, 1 हो तो जाएगा सारी की थीटा। सारी रेज के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ठीक इसलिए हम ये कह देते हैं कि सारी रेज ही एफ डिस्टेंस पे मिलेंगी। ठीक। तो बच्चों एक ये फोकस की डेफिनेशन भी थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। फोकस से हमें ऐसा ही लगता है ना कि रेस फोकस होनी चाहिए, कहीं पे भी इकट्ठी हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम सेकंड केस देखें तो यहाँ पे रेस तो अलग हो रही हैं, स्टिल हम यहाँ फोकस की बात करते हैं। ठीक है, फोकस का मतलब क्या है, बस कि जो रेज लेंस से निकल रही हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके बच्चों, ये क्लियर है सबको? कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव का क्या मतलब है? ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट image formation by lens. तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे भी हम एक साइन कन्वेंशन बनाएंगे जैसे वहां बनाई थी, है बिल्कुल सेम। सिर्फ एक डिस्टेंस है, डिफरेंस है सॉरी, कि अब जो हम डिस्टेंसेस लेंगे सारे वो यहाँ मिड से लेंगे, जो दोनों सरफेसेस का मिड है। इसको हम कहते हैं एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, बच्चों बाकी सारी साइन कन्वेंशन सेम है। वही लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो उसके बेसिस पर जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो मतलब फोकल लेंथ हमारे पास आई गई लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस को रिलेट करने के लिए दो रिजल्ट्स हैं। एक तो ये है बच्चों, और दूसरा रिजल्ट है
लेटरल मैग्निफिकेशन का। Lateral magnification in case of lens is simply V by U. Which is HI by HO. अच्छा बच्चों, जैसे वहां किया था मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, वैसे ही यहाँ एक बार खुद से करके दिखाओ मुझे कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या रिलेशन आएगा। इस एक्सप्रेशन को बच्चों डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा। तो उसको जब हम बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट बिल्कुल पहले की तरह ही है। Velocity of image is equal to v square by u square into velocity of object. एंड बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होएगी जैसे हमने पहले देखा था उसका भी वही रिजल्ट बन जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सबको? सब कुछ पहले जैसा ही है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है ना? रादर ये रिजल्ट जो है वो पहले से सिंपल ही हो गया। अब तो सीधा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगा देना डायरेक्टली। हाँ बच्चों बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके तो बच्चों लेंस के केस में भी और जो हमने पहले पढ़ा था वहां पर भी, मतलब हर जगह ये कंसेप्ट होता है ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? मान लो मैं कोई भी एक केस लूं, तो लेट्स से कोई ऑब्जर्वर ऐसे एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है थ्रू अ लेंस। तो अगर हम रेस की हेल्प से बनाए अप्रोक्सीमेटली इमेज, तो ये रे ऐसे जाएगी, फोकस के थ्रू पास करेगी, एंड बच्चों अगर मैं एक रे और दिखा दूं, तो ये इमेज इस तरह से बन गई कुछ। राइट? तो ये ऑब्जेक्ट है और ये राइट साइड पे इमेज है। तो बच्चों इस केस में जो इमेज है वो लेंस के राइट साइड पे बन रही है, और जो हमारा और जो हमारी लाइट है वो भी एक्चुअली लेंस के राइट हैंड साइड पे ही होगी बाद में। राइट? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जब इमेज ऐसी जगह बनती है जहां पे असली में लाइट भी है, तो उसको हम कहते हैं एज रियल इमेज। ठीक है? मतलब दिस डेफिनेशन इज वैलिड नॉट ओनली फॉर लेंस बट फॉर एनी डिवाइस कि when image is formed,
in such a region where there are actual light rays. ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक दूसरा केस बनाऊं, यस, इसी बात को बच्चों आप पहले ऐसे कहते थे कि जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए, स्क्रीन पे तभी ऑब्टेन होगी ना अगर वहां लाइट रेज होंगी, तो वो सेम ही बात है। तो इस केस में हमारी इमेज बच्चों बन के ऐसी बन गई। मुझे इस केस में बच्चों बताओ कि लाइट रेज किधर को है लेंस से पास करने के बाद? राइट की तरफ। लेकिन इमेज किधर को बनी है? लेफ्ट की तरफ। अब इस केस में इमेज ऐसी जगह बन रही है जहां पर बाद में कोई लाइट रेज नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब हमें ऐसी जगह पे नजर आ रही है इमेज जिधर कोई लाइट नहीं थी, तो इसको हम कहते हैं एज वर्चुअल इमेज। एक्सक्यूज मी सर, यस, लाइट रे फॉर्म तो कर रही है ना इमेज, तो जहां इमेज बन रही है वहां मैं स्क्रीन रखूं तो वहां पे एक लाइट रे आके फॉल कर रही है। सी आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक स्क्रीन रख देते हो लेफ्ट साइड पे, तो स्क्रीन पे जो रेज इमेज बना रही हैं, जो रेज ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही हैं, उनका कुछ रोल है? नहीं। ये तो स्क्रीन पे पीछे से रेस पड़ रही होगी ना, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो बच्चों जो ऑब्जर्वर को दिखेगा उसमें कोई फर्क नहीं है, ऑब्जर्वर को तो दोनों केसेस में ही इमेज नजर आएगी। ठीक है, इनफैक्ट हम अपनी आई से बता भी नहीं सकते कि हमें जो इमेज नजर आ रही है वो रियल है या वर्चुअल है। तो इट इज जस्ट कि
अगर हमें पाथ ऑफ लाइट रेस पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि भाई हमें जहां पे नजर आ रहा है कुछ, असली में वहां पे कोई लाइट है या नहीं है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल अगर हम लें, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, राइट, तो हमें ये नजर आता है कि हम मिरर के पीछे हैं, बट असली में तो वहां कुछ नहीं होता। तो इसलिए उसको हम कहते हैं, जो मिरर में हमें जो दिखता है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये समझ आया बच्चों? तो बच्चों हम एक बात ये देख सकते हैं कि ये जो हम लेंसेज से इमेजेस बना रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड है, एंड जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट है, इजंट इट? तो ये हम लिखेंगे अभी अभी आगे, हमें फिगर से नजर भी आ रहा है। बच्चों ध्यान से मुझे सोचकर ये बताओ कि हमारी साइन कन्वेंशन से कैसे पता चलेगा कि कब इमेज रियल है और कब वर्चुअल है। तो मैं पहले ये कह रहा था कि आप देख सकते हो कि जिस केस में रियल इमेज बनी है उधर एरो उल्टा हो गया, जिस केस में वर्चुअल है उधर एरो सीधा है। तो मतलब जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड है और जो वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट है। तो सीधा कैसे पता चलेगा बच्चों? वही बताओ, जहां रियल इमेज बन रही है वहां वी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। जहां वर्चुअल इमेज है वहां वी क्या है, नेगेटिव। तो बस सीधा इससे पता चल जाता है हमें कि इन केस ऑफ चाहे कर्व्ड सरफेस हो या लेंस हो, वी पॉजिटिव का मतलब हो जाता है बच्चों रियल इमेज, और वी नेगेटिव का मतलब हो जाएगा वर्चुअल।
ये समझ आ गया बच्चों? नहीं, ऑब्जेक्ट हाइट भी तो आप फर्दर यू और वी से ही निकालोगे ना। तो जब सीधा यू वी से ही पता चल गया, तो ऑब्जेक्ट हाइट पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों जो इस टाइप का केस होता है, जैसे हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे, जैसे ऐसे कर्व सरफेस है और लाइट रेज ऐसे पड़ रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किधर है बच्चों? टूवर्ड्स राइट। अब इस केस में ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे है जहां पे असली में कोई लाइट नहीं है, इजंट इट? कि भाई आपकी लाइट रेज लेफ्ट पे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट राइट पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा? साइन कन्वेंशन से। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। राइट। एक बच्चों बस लास्ट टॉपिक, छोटा सा पुराना जो आपने किया हुआ है। तो डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है कि इस केस में रियल इमेज बनेगा, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा जो भी आएगा। मतलब वी पॉजिटिव आ गया तो वही चीज, कि वी पॉजिटिव है तो रियल है, वी नेगेटिव है तो वर्चुअल है। तो बच्चों लेंस की पावर क्या होती है? 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर्स। और इसके यूनिट्स क्या हो जाते हैं? डायोप्टर्स। तो जब बच्चों हम ये पावर की बात कर रहे हैं, मतलब ये पावर क्या डिनोट करी है, किस चीज की पावर है ये लेंस की? यस, दिस इज पावर टू कन्वर्ज रेज।
तो जितना एक लेंस जल्दी कन्वर्ज कर देगा रेज को, राइट, कम डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर देगा, उतना उसकी पावर ज्यादा होगी। वो डेफिनेशन से भी आ रहा है, इजंट इट? अगर हम पावर नेगेटिव बोल देंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो डाइवर्ज कर रहा है, वो कन्वर्ज कर ही नहीं रहा। तो एफ छोटा होगा तो इम्प्लाइज पावर ज्यादा होगी। तो यस, जो जो हमारी जो स्पेक्स होती हैं, जो स्पेक्स का हम कहते हैं नंबर है, +1 -0.5, दैट इज नथिंग बट द पावर ऑफ द स्पेक्स। जो लेंस है उसकी पावर होती है वो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो इमेज फॉर्मेशन के होंगे। मतलब आपको लेंस गिवन होगा, उससे ऑब्जेक्ट गिवन होगा कहीं ना कहीं पोजीशन पे, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग इमेज निकालनी होगी। तो वो जो लेंस फॉर्मूला है अलॉन्ग विद मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, उससे निकल आएगा। हम तो थिन लेंसेज ही मानते हैं ना, इसलिए अपने को चक्कर नहीं पड़ता थिकनेस का कुछ। वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अभी आगे आएगा। हाँ बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस करने लगे हैं। बताओ भाई। 11th क्वेश्चन। तो देखो, मतलब किस तरह से लिखा हुआ है कि जो पहली डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक की है, दूसरी मैग्नेटिक की है और तीसरी वेलोसिटी की है। तो क्या चेक करना है, मतलब क्या कंडीशन होती है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दैट शुड बी अलोंग ई क्रॉस बी। तो बस वो चेक करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ में वो ई क्रॉस बी से भी चेक होता है ना। आगे बचाओ। ये जो 19th में जो लिखा हुआ है हीट रेज, इसका मतलब क्या है? वो रेडिएशन वाली जो होती है वो भी ईएम वेव्स ही होती हैं। 28 नहीं करना बच्चों, अगर मैंने बाई चांस बोला था तो वो छोड़ दो। ईशांत, कौन सी वैल्यूज की बात कर रहे हो? टेबल? विच टेबल?
वो यस, आपको वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आप तभी कर पाओगे अगर आपको वो पता होगा। ये तो बिना उसके भी हो जाता है ना सर, एटॉमिक में किया। हाँ मतलब ये हो सकता होगा, बट अगर ऐसी और बन जाए तो नहीं होगा ना। फ्रीक्वेंसीज याद रखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो सिर्फ वेवलेंथ याद रख लो तो C इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी का आइडिया लग जाएगा आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक इसी से रिलेटेड डाउट था, मतलब हम वेवलेंथ याद करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मीडियम में तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। नहीं नहीं, मतलब वैक्यूम वाली। ठीक। 24th लेकिन का आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं? ओके। ठीक है जी, आगे बचो। ट्वेंटी सेवेंथ तो डायमेंशंस निकालनी है, निकाल लो, निकल आएंगी वो तो। हाँ, 33 बचो। तो जो फोटॉन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, राइट? ना ही उनकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो डी हो जाएगा। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इट विद कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका मतलब ये कुछ होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह। वेव होना अलग बात है, उससे फोटोन के ऊपर चार्ज या कोई मैग्नेटिक मोमेंट का कोई लिंक नहीं। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। तो हम बोलते हैं वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी कैरी करती है, हम्म। और फोटोन का मोमेंटम होता है। हम्म। फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि वेव कैरीज मोमेंटम? लिखा हुआ है हमने। हाँ, वेव मतलब वेव ट्रांसफर करती है मोमेंटम। ट्रांसफर ही कर पाएगी ना मतलब। हम्म। ठीक। आगे बचाओ। 37 का बच्चों आंसर आ रहा है।
बोलो भाई। वही हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ही किया ना। आ रहा है भाई। 10⁻⁻⁷ बच्चों। मतलब ये जो वेवलेंथ है ये किस में आएगी? तो थोड़ा सा और दिया होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट 10⁻⁻⁷ में तो काफी कुछ आ जाता है ना। मतलब 4 × 10⁻⁻⁷ से लेके यही बनती है ना लाइट की वजह। विजिबल लाइट की रेंज यही होती है ना, 4 × 10⁻⁻। तो अगर इससे छोटा है तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन हो गया, इससे बड़ा है तो वो इंफ्रारेड हो गया। जैसे आ, अगर बच्चों हम 28th क्वेश्चन की बात करें, 28 नहीं 24 सॉरी, इसमें जब आप सॉल्व करते हो तो जो आपका लैम्डा आता है वो दैट टर्न्स आउट टू बी 0.86 × 10⁻⁷। तो ये कौन सा रीजन हुआ? ये 4 × 10⁻⁷ से छोटा हो गया। राइट। तो मतलब डेफिनेटली विजिबल तो नहीं है। इंफ्रारेड हम कहाँ तक कहते हैं बच्चों? इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेंज क्या होती है? अच्छा वो तो 1 mm से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? मतलब अल्ट्रा वायलेट ही बनेगा ना, वायलेट से छोटी है वेवलेंथ। मतलब इंफ्रारेड का तो खैर चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा ही था। वायलेट से छोटा होगा बच्चों जो रीजन, वो अल्ट्रा वायलेट होगा। जो रेड से बड़ा होगा वो इंफ्रारेड होगा। आगे बच्चों। डन। हाँ 45th में इंटेंसिटी दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है तो बस इंटेंसिटी इनटू एरिया।
आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, रेडियस, डायमीटर, यूनिट्स। एरिया पाई आर स्क्वायर होगा ना? राइट बच्चों, डन। चलो ठीक है फिर बच्चों, ओके। क्यों सर? हाँ जी। लाइट के मॉड्यूल में डाउट है, अभी लोगे या बाद में? हाँ अभी कुछ हाँ जी, खोलो मॉड्यूल। हाँ हाँ जी, पेज I-28। यस। ये कि इरेक्टिंग प्रिज्म वाला बताना। इस केस में बस एक तो हमने ये किया कि नीचे टी आई आर हो गया, हाँ जी, है ना, तो वो रेज राइट साइड से बाहर निकल गई, और फिगर से ठीक हमें ये समझ आ रहा है सिमेट्री से कि डिविएशन 0 हो गई, है ना। ठीक है। अब ये रेस के पाथ से देखो, आपको एक बात क्या क्लियर होगी कि ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जैसे मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, तो जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक। तो वो उल्टा हो रहा है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं। सेम मैग्निफिकेशन की हाँ इन्वर्टेड इमेज। बस इन्वर्टेड इमेज, हाँ। ठीक है। और एक ना मॉड्यूल में मेरे को मिलने की कहीं टर्म आई थी, एक ग्रेजिंग इंसिडेंस या ऐसा कुछ, वो क्या होता है? ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है कि लाइट रे बस ऐसे एंटर की, मतलब ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल हो गया। तो इसमें हम एंटर करके मानेंगे या हम मानेंगे कि कुछ हो नहीं रहा, निकल जाएगी नहीं सीधे? नहीं, हम मानते हैं एंटर कर रही है, भी 90 पे ठीक, एंटर कर रही है। ठीक। ओके।